नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आई यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, जहां योगी मंत्रिमंडल में मंत्री स्वाति सिंह ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में ही रहेंगी। एक दिन पहले ही लखनऊ की हॉट सीट कही जाने वाली सरोजिनी नगर सीट से उनका टिकट कटा था, जिसके बाद अगले दिन वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने उन सारी अफवाहों को गलत बता दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं और पार्टी बदल सकती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति सिंह ने बेहिचक होकर कहा कि टिकट मिले या न मिले वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरोजिनी नगर से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन दोनों को ही टिकट नहीं मिला। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है? किशोर, योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। इस बार सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। स्वाति सिंह ने सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से ही दावेदारी पेश की थी, लेकिन सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से ही उनके पति दयाशंकर सिंह ने भी दावेदारी पेश कर दी थी। यहां तक कि टिकट घोषणा से पहले ही दयाशंकर सिंह ने अपने बैनर पोस्टर इलाके में लगवा दिए थे, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी ने इस बार नए चेहरे पर विश्वास जताया है। शुक्रिया अमित आपका। तो यूपी की मंत्री स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगी और बीजेपी में ही रहेंगी। एक दिन पहले ही पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से स्वाति सिंह का टिकट कट गया था। बीजेपी ने वहां से उनके पति दयाशंकर सिंह को भी उम्मीदवार नहीं बनाया। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से इस बार ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह मैदान में है। अटकलें लग रही थी कि टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी में जाने के मूड में है, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो टूक कहा कि बीजेपी में उनकी आत्मा बसती है और वो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। स्वाति सिंह ने पत्रकारों के हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर दिया और जताने की कोशिश की कि वो हताश नहीं है। कोई आपको इस चीज का कोई दुख नहीं है कि आपका टिकट मेरे चेहरे से लग रहा है? नहीं, आप बता दीजिए, चेहरे से तो नहीं लग रहा है। तो चाहते क्या? सूत्र बता रहे हैं कि लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर उनके पति दयाशंकर सिंह भी दावेदारी ठोक रहे थे और यही झगड़े की वजह बनी, जिसके बाद न तो स्वाति सिंह को और न ही दयाशंकर सिंह को वहां से टिकट मिला। वैसे दोनों ने ही इस बात से इनकार किया कि उनके दावेदारी पेश करने की वजह से तीसरे शख्स को टिकट मिल गई। जिस सबसे पहले इस बारे में स्वाति सिंह से सवाल पूछे गए, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने घुमा फिराकर स्वाति सिंह से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने पति पत्नी के मतभेद को टिकट कटने की वजह मानने से मना कर दिया। पत्नी के झगड़े में निकल गई सीट के हाथ से? नहीं, ऐसा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीजों को इशू बनाना नहीं चाहिए। ये सवाल दयाशंकर सिंह से भी हुए और वो भी स्वाति सिंह के अंदाज में जवाब देते दिखे। क्या लगता है आपको कि आप दोनों की दावेदारी की वजह से किसी तीसरे को फायदा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल व्यक्ति के बारे में नहीं देखा जाता है, वहाँ के सब और परिस्थितियों को देख करके पार्टी निर्णय करती है। लेकिन अखिलेश यादव ने यह मामला हाथों हाथ लिया और इसके बहाने बीजेपी पर तंज कस दिया। बीजेपी के लोग बताएं, पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। 2017 में स्वाति सिंह ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से जीत दर्ज की थी और बीजेपी का वहां जीतने का 3 दशक पुराना सपना सच किया था। लेकिन इस बार स्वाति सिंह को वहां से टिकट नहीं मिली। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा उनके पति दयाशंकर सिंह की वजह से हुआ, क्योंकि वो खुद वहां से लड़ना चाहते थे। कुछ दिन पहले सरोजिनी नगर विधानसभा में स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों के ही पोस्टर और बैनर भी लगे नजर आए थे। ऐसा तब था जब विधानसभा क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा तब था जब स्वाति सिंह वहां से दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद साफ हो गया कि दोनों ही इस रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वहां से बीजेपी ने ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह को टिकट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले दयाशंकर सिंह ने मायावती पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसी दौरान उन्होंने उनकी पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बेटी पर विवादास्पद बयान दे दिया था, जिसका जवाब देने स्वाति सिंह खुद सामने आई थी। जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें सरोजिनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां से स्वाति सिंह जीत गई थी। 2017 में उस सीट पर बीएसपी को हराना मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन स्वाति सिंह ने जीत बीजेपी की झोली में डाल दी थी, जिसके बाद उन्हें योगी मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई थी। 100 बात की एक बात यह कि स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों ही लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से मौजूदा उम्मीदवार राजेश्वर सिंह का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वो उनके लिए प्रचार करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है।
योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। 3 दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को मिल रहे समर्थन की घबराहट करार दे दिया। अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। असल में 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के बहाने उस पर बड़ा हमला बोला था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शांत करवाने के लिए शिमला की ठंड का भी हवाला दिया था, जिस पर यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने पलटवार किया और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। वहीं अखिलेश और जयंत की ओर से पलटवार के बाद योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर की चुनावी सभा में गर्मी वाला बयान फिर दोहरा दिया। देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को भी निशाने पर लिया। सौभाग्य की बात यह कि योगी आदित्यनाथ यूपी में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में हुए दंगों के बहाने अखिलेश पर लगातार हमलावर हैं और अब उन्होंने अखिलेश और जयंत की जोड़ी को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत के भाषण के दौरान उनके साथ उनकी बेटी भी भावुक हो गई। हरीश रावत अपनी बेटी और हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा रावत के दफ्तर का उद्घाटन करने वहां पहुंचे और कार्यक्रम में दिए भाषण के दौरान वो भावुक हो गए, जिस पर उनके पास खड़ी उनकी बेटी अनुपमा रावत भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं। जिसके बाद मंच पर मौजूद कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ताओं ने ढांढस बंधाने की कोशिश करती दिखी, जबकि मंच के नीचे खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते सुनाई दिए। वहीं हरीश रावत ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने के दौरान किए कामों का हवाला देते हुए अपनी बेटी को जिताने की अपील की। इससे पहले वहां हरीश रावत के स्वागत में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। सौभाग्य की बात है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मात दी थी और इस बार स्वामी यतीश्वरानंद के खिलाफ हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत इस सीट से चुनावी मैदान में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मौजूद जिन्ना टावर पर तिरंगे का रंग चढ़ा दिया गया। जिन्ना के नाम पर यह टावर होने की वजह से पिछले दिनों इस पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद इलाके के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने इस टावर को तिरंगे के रंग में पेंट करवा दिया। इसी साल 26 जनवरी को हिंदू वाहिनी नाम के संगठन के समर्थकों ने इस टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। तब वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को सख्ती बरतते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा था और तब जाकर 26 जनवरी के दिन यह हंगामा खत्म हुआ था। लेकिन बीजेपी भी इस टावर पर ऐतराज जताती रही है, क्योंकि इस टावर का नाम पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर है, जिन्हें 1942 में गुंटूर में एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त जिन्ना वहां नहीं पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि के तौर पर लियाकत अली खान को भेज दिया था, जिसके बाद 1942 से 1945 के बीच इस टावर का निर्माण करवाया गया और फिर उसे जिन्ना टावर नाम दे दिया गया था। तभी से यह टावर इसी नाम से जाना जाता है, जिस पर पहले भी कई बार विवाद खड़ा हो चुका है। सौभाग्य की बात यह कि जिन्ना टावर के नजदीक देश का झंडा लगाने की भी तैयारी चल रही है। वहीं हिंदू वाहिनी नाम के संगठन और बीजेपी इस टावर का नाम बदलने की मांग पर कायम है। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद के लिए फिर कलह खुलकर सामने आ गई। एक दिन पहले कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने फाजिल्का के एक चुनावी सभा में दावा किया कि इस रेस में वो विधायकों के सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को तरजीह दी। सुनील जाखड़ का दावा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने वोटिंग करवाई थी, जिसमें पंजाब कांग्रेस के 79 में ज्यादातर विधायकों ने उनके हक में वोट दिए थे, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का सबसे कम विधायकों ने समर्थन किया था। 42 वोटां सुनील नूं पईयां, 2 वोटां पईयां चन्नी। सुनील जाखड़ के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया और इसके बहाने उसने कांग्रेस को घेर लिया। नेहरू जी अध्यक्ष बने थे तो उनके हक में कौन था? सारे तो पटेल जी के हक में थे। दावा है कि पसंदीदा मुख्यमंत्री के लिए कराई गई कांग्रेस की वोटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू को 6 वोट ही मिले थे, जबकि पंजाब कांग्रेस के ही नेता सुखजिंदर रंधावा को 16 वोट मिलने का दावा किया गया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले सुनील जाखड़ के इस बयान को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जाने लगा।
जिसके बाद वो फिर सामने आए और अपने बयान पर कायम रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के पार्टी के फैसले को भी सही ठहराया। ऐसी परिवार से जो उठ के आगे आए हैं, इसका मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। इसके साथ ही सुनील जाखड़ ने यह भी बताया कि उन्हें राहुल गांधी की तरफ से डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। सौभाग्य की बात है कि जाखड़ का बयान ऐसे समय पर आया जब कांग्रेस पार्टी को अभी पंजाब चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। यूपी में नकली कोरोना वैक्सीन लगाने वाले गैंग पर एसटीएफ ने कार्रवाई की। यूपी के वाराणसी में नकली कोरोना वैक्सीन लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का नया गाना जारी कर दिया गया। तो अटक गया है, ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है, ये मन अटक गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि वहां की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिले। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गई। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इसी रविवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी और इसके बाद 16 तारीख से T20 सीरीज खेली जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज लंदन से, वहां के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। सैकड़ों लोगों की जान पर आफत आ गई। हादसा ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान हुआ और कीरो नाम के चक्रवाती तूफान की वजह से प्लेन की लैंडिंग की कोशिश जैसे ही हुई, रनवे से चिंगारी उठती हुई दिखने लगी। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या हुआ वहां पर? जी किशोर, जिस तरीके की तस्वीरें हैं उसको तो इंटरनेट पे बहुत जबरदस्त तरीके से लोग देख भी रहे हैं, लेकिन जिस वक्त ये घटना घट रही थी उस वक्त सैकड़ों लोगों की जान जो है वो सूखी हुई थी, क्योंकि 90 माइल प्रति घंटे की रफ्तार पर किसी एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट को लैंड कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। और इस वक्त भी वही हुआ। जिस तरीके जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे की तरफ आया, इसके लैंडिंग गियर जो है वो प्रॉपरली जो है लैंड नहीं कर पाए क्योंकि हवा इतनी तेज थी। उसके बाद पायलट ने तुरंत जो है सूझबूझ का परिचय देते हुए उस एयरक्राफ्ट को फिर दोबारा से जो है टेक ऑफ कराया। और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोगों की जान पर आफत आ गई। ब्रिटिश एयरवेज का एक प्लेन रनवे को छूते ही डगमगाने लगा। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से लोगों की जान बच गई, क्योंकि एयरपोर्ट पर चल रही ताकतवर हवाओं की वजह से प्लेन की लैंडिंग मुश्किल हो गई। जैसे ही प्लेन का पहिया रनवे से टकराया, प्लेन हिचकोले खाने लगा। पायलट समझ चुका था कि लैंडिंग तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल केवल लैंडिंग में नहीं थी। जमीन से कुछ इंच ऊंचाई पर उड़ रहा प्लेन भी कभी दाईं ओर झुकता, कभी बाईं ओर पलटता हुआ दिखता। पायलट ने अब प्लेन को वापस आसमान में ले जाने का फैसला कर लिया। उस वक्त भी प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया। ओह माय गॉड! ऐसा लगा जैसे हादसा होकर रहेगा, लेकिन पायलट ने लोगों को मौत के मुंह से निकाल लिया और प्लेन को वापस आसमान में ले गया। हादसे की वजह बना कोरी तूफान, जिसकी वजह से वहां 140 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज गति से हवाएं चल रही थीं। इतनी ताकतवर हवाएं कि प्लेन के लिए लैंडिंग बेहद मुश्किल हो गई। हालांकि प्लेन के पायलट ने सही वक्त पर सही फैसला लिया और पायलट की सूझबूझ के कारण सैकड़ों लोगों की जान बच गई। लेकिन अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर तेज तूफानी हवाओं के बीच लैंडिंग की इजाजत ही क्यों दी गई, क्योंकि ऐसे हालात में लैंडिंग कराने का फैसला ही लोगों की जान को जोखिम डालने वाला हो सकता है। असल में एविएशन से जुड़े लोगों का मानना है कि ऐसे तूफान में न तो लैंडिंग सुरक्षित होती है, न ही प्लेन का टेक ऑफ, क्योंकि तूफानी हवाएं आम हवाओं जैसी नहीं होती। आमतौर पर हवाएं किसी एक दिशा में चलती हैं और वो ऊपर या नीचे नहीं होती, सीधी सीधी चलती हैं। लेकिन किसी चक्रवाती तूफान की हवाएं जिगजैग होती हुई चलती हैं, मतलब ऊपर नीचे होती हैं। सीधा चलने की बजाय पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। ऊपर से इन हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि भारी से भारी चीजों को भी हिला दें। लंदन के एयरपोर्ट पर हादसे के वक्त 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इसका असर यह हुआ कि जैसे ही प्लेन ने लैंडिंग की कोशिश की, तेज हवाओं ने भी प्लेन को रनवे पर पटक दिया। इसका असर यह हुआ कि प्लेन को जितनी ताकत से रनवे पर पहिया उतारना था, उसने कहीं ज्यादा ताकत के साथ पहिए रनवे से टकराए। पहियों से चिंगारी तक उठने लगी। हालांकि पायलट ने समझदारी दिखाई। उसे उसी वक्त पता चल गया कि लैंडिंग की फिर से कोशिश हुई तो प्लेन क्रैश हो सकता था। सौभाग्य की एक बात यह कि ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से इस हादसे के बाद पायलट की खूब तारीफ की गई और साथ ही अपनी पीठ थपथपाते हुए भी कंपनी ने यह कहा कि बेहद खराब मौसम में भी हालात संभालने के लिए पायलटों को खास ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए इस हादसे को टाला जा सका। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के चर्बी उतारने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया।
जयंत चौधरी ने यूपी के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला बोला, जिसका जवाब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया। ये तो लोगों के हाथ में है कि किसकी चर्बी निकालते हैं, ये तो लोगों को निर्णय लेना है। ये ना उनके कहने से लेंगे ना मेरे कहने से लेंगे। इससे पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी को निशाने पर लिया था। एंथम के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हालांकि हाल ही में खबर यह आई थी कि बीजेपी का रुख जयंत चौधरी पर नरम है। सौभाग्य की एक बात यह कि 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर इस इलाके में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटी है। गुजरात में किशन भारवाड़ मर्डर केस में बड़ी जानकारी सामने आई। हत्या का कनेक्शन एक जिहादी किताब से हो सकता है। यह किताब उसी मौलवी के ठिकाने से मिली जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महज फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण किशन भारवाड़ की हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोप में 2 मौलवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौलाना अयूब के ठिकानों पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो एक भड़काऊ किताब बरामद हुई और दावा किया जा रहा है कि इसी किताब के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। किताब में लिखा गया कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने पर किसी का कत्ल किया जाए। ऐसी ही एक और घटना लिखी गई कि शान में गुस्ताखी एक महिला ने की तो उसे उसके बच्चे के सामने ही मार दिया गया। कत्ल का आरोपी मौलाना अयूब अपना ये जिहादी जहर युवाओं में बांटता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। मौलाना पिस्तौल का भी शौकीन है। उसके ठिकाने से छर्रे वाली एक पिस्तौल मिली जिससे वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करता था। किशन भारवाड़ की हत्या भी केवल एक फेसबुक पोस्ट लिखने की वजह से की गई थी, जबकि धमकियां मिलने के बाद किशन ने न केवल वो पोस्ट डिलीट कर दी थी बल्कि माफी तक मांग ली थी। गुजरात एटीएस इस मामले में 2 मौलवियों समेत 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब एटीएस की टीम को इस मामले में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि किशन भारवाड़ की हत्या के मामले का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना कमर गनी उस्मानी के तार सरहद पार से जुड़ रहे हैं। उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि वो दुबई और पाकिस्तान में कुछ लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात एटीएस के साथ कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि गुजरात एटीएस ने अब 5 आरोपियों पर यूएपीए के अलावा गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं। अहमदाबाद की कुछ संस्थाओं तक होने वाली फंडिंग की भी जांच सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। आशंका है कि इस फंडिंग का ताल्लुक किशन की हत्या से हो सकता है। सौभाग्य की एक बात है कि 2 मौलवियों की गिरफ्तारी के बाद यह भी सामने आया था कि किशन के बाद एक और युवक की हत्या की योजना बनाई जा चुकी थी, जिसमें इन्हीं सब आरोपियों की भूमिका थी। इसलिए जांच एजेंसियां अब इसे एक संगठित समूह के तौर पर देख रही हैं और ये जांच करने में लगी हैं कि इन 5 लोगों के पीछे और कौन लोग हैं और उनकी फंडिंग कहां से होती थी। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से टिकट दी। समाजवादी पार्टी ने सुबह ही लिस्ट जारी की, जिसमें उसने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, जिनमें एक नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन उनके नाम के आगे जिस विधानसभा क्षेत्र का नाम था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में उतारा। अटकलें लगी कि ऐसा कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह की वजह से हुआ, क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि इस बार पडरौना से बीजेपी आरपीएन सिंह को टिकट देने वाली है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने तो डंके की चोट पर यह दावा भी कर दिया कि आरपीएन सिंह पडरौना से नहीं लड़ेंगे। आरपीएन सिंह जी खुद इतने डरपोक हैं कि वो लड़ेंगे ही नहीं, और अगर लड़ते हैं तो हमको वापस आने में कितना देर लगेगा। आरपीएन सिंह पडरौना से लड़ेंगे या नहीं ये बीजेपी ने अब तक साफ नहीं किया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदले जाने पर उसने चुटकी ली। हार का डर बहुत सारे लोगों को अपनी सीट छुड़वा देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं। सौभाग्य की बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या आरपीएन सिंह, दोनों ही नेताओं ने इस बार पार्टी बदली है। यही नहीं, दोनों ही नेताओं की सियासत कुशीनगर के इर्द गिर्द घूमती है, खासकर पडरौना विधानसभा के। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो वहां का धुरंधर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी पारंपरिक सीट से नहीं बल्कि फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। पुणे में अपहरण के एक मामले में एक कांस्टेबल पकड़ा गया। महाराष्ट्र के पुणे में अपहरण के एक मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इन आरोपियों ने एक आदमी को अगवा कर 300 करोड़ के बिटकॉइन यानी वर्चुअल करेंसी की मांग की थी। गायक जुबिन नौटियाल ने उत्तराखंड के चक्राता में अपने पिता और बीजेपी उम्मीदवार रामशरण नौटियाल के लिए चुनाव प्रचार किया। उस देवभूमि के नाम से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ।
विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने बीजिंग पहुंचे भारतीय दल के मैनेजर अब्बास वानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये कोरोना टेस्ट वहां पहुंचते ही बीजिंग एयरपोर्ट पर किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना टीके के बहाने फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को घेरा। साथ ही एसपी और बीएसपी को जातिवादी पार्टी करार दिया। अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे, ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़ गईं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी करने का आरोप लगा दिया। और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर राम मंदिर और जल्दी बनने का दावा कर दिया। अखिलेश की सरकार आएगी तो ये चोरी नहीं होगी और मंदिर और जल्दी बन जाएगा। रामगोपाल यादव के इस बयान के बहाने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने अखिलेश को घेर लिया और उन्हें मथुरा में मंदिर बनवाने की चुनौती दे डाली। है हिम्मत तो गंगा जल तुलसी लेके कसम खाएं, वो मंदिर मैं बनाने के लिए जाऊंगा। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश को निशाने पर लिया था। सौभाग्य की बात यह कि अमित शाह ने अखिलेश यादव को राम मंदिर का निर्माण रोकने की चुनौती दी थी, जिसका हवाला देते हुए रामगोपाल यादव ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। बड़ी खबर आई चीन की बर्बरता से जुड़ी। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के अंदर आकर जिस नाबालिग को अगवा किया था, उसने घर लौटने के बाद चीन की सेना पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि 10 दिन तक अपने कब्जे में रखने के दौरान चीन की सेना ने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि बिजली के झटके भी दिए। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, और क्या बताया उसने? जी किशोर, अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक वापस तो आ गया है, लेकिन बीजेपी सांसद तापिर गांव ने एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीएलए ने उस युवक मीराम को बंधक बनाए रखा, उसे मारा पीटा और यहां तक कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया। मीराम अपने दोस्तों के साथ भारत चाइना बॉर्डर पर शिकार करने गया था, जहां पर उसके दोस्त बच निकले, लेकिन पीएलए के हत्थे मीराम पड़ गया था और जिसके बाद उसके कई दिन तक बंधक बनाए रखा गया। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 17 साल के भारतीय लड़के के साथ चीन ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। चीन की सेना ने 18 जनवरी को इस लड़के को अगवा किया था और 10 दिन तक अपने कब्जे में रखने के बाद उसे छोड़ा। और जब मीराम तारोन नाम का यह नाबालिग अपने घर पहुंचा तो उसने खुद चीन की सेना के जुल्मों की गवाही दी। उसने आरोप लगाया कि उसे बुरी तरह पीटने के साथ ही बिजली के झटके भी दिए गए। एक दो बात मारा, उसका बाद क्या होता, इलेक्ट्रिक कनेक्ट किया वाला। नाबालिग के पिता ने भी बताया कि चीन की सेना के कब्जे से लौटने के बाद उनका बेटा सदमे से उबर नहीं पा रहा है। पूरा 10 दिन पत्ती बन के रखा है ना, तो उनका दिमागी हालत नहीं हो रहा है। चीन के कब्जे से लौटे नाबालिग को फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, क्योंकि उसके पिता ने चीन की सेना की बर्बरता की वजह से उसकी हालत बिगड़ने का आरोप लगाया और बताया कि चीन की सेना ने एलएसी से कई किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में आकर उनके बेटे को अगवा किया था, जिसकी जानकारी खुद अरुणाचल पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सांसद तापिर गाव ने भी एक ट्वीट के जरिए दी थी। यही नहीं, सांसद ने यह भी दावा किया था कि चीन की सेना ने मीराम तारोन के एक साथी को भी अगवा किया था, लेकिन वो उसके चंगुल से भाग निकला था और उसने ही प्रशासन को चीन की सेना की इस करतूत की जानकारी दी थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अगवा लड़के को जल्द छुड़ाने के लिए भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई की अपील की थी। और अब उन्होंने नाबालिग के साथ हुई बर्बरता पर सख्त एतराज जताते हुए मामले को चीन के सामने उठाने की मांग कर दी। इस टाइप का टॉर्चर जो है ये इंसानियत की विरुद्ध है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर एजेंसीज टेकअप करना चाहिए। सौभाग्य की एक बात यह कि जिस नाबालिग के साथ चीन की सेना ने बर्बरता की वो 8वीं का छात्र है। स्कूल में कोरोना की वजह से छुट्टियां होने के बाद वो जंगल की ओर निकला था, जहां चीन की सेना ने उसे अगवा कर लिया था। यूपी बीजेपी की ओर से जारी एक प्रचार वीडियो पर समाजवादी पार्टी ने जोरदार पलटवार किया, क्योंकि इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया, जिसके लिए इस प्रचार वीडियो का सहारा यूपी बीजेपी ने लिया, जिसमें पति पत्नी का किरदार निभा रहे 2 कलाकार यूपी की करहल सीट को कटहल कहते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में दोनों कलाकारों की बातचीत में पाकिस्तान और टीपू भैया का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज किया गया। इस बार टीपू भैया की जीत पक्की है। कहां से? पाकिस्तान से? अरे नहीं, यूपी से। पाकिस्तान से काहे? काहे का? वही तो कहे थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन यह प्रचार वीडियो समाजवादी पार्टी को अखर गया और उसने बीजेपी को खरी खरी सुना दी। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है, उनके बयान नकारात्मक हैं, उनके काम नकारात्मक हैं
और उनके गाने भी नकारात्मक हैं। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी का यह प्रचार वीडियो आते ही वायरल हो गया। सौभाग्य की एक बात है कि कोरोना खतरे को देखते हुए रैलियों और रोड शो को लेकर चुनाव आयोग की कई शर्तें अब भी लागू हैं, जिसे देखते हुए राजनीतिक दल सोशल मीडिया के जरिए अपने चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यूपी बीजेपी की ओर से जारी यह प्रचार वीडियो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। उत्तराखंड में बीजेपी रविवार को संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रविवार को उत्तराखंड में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को वहां प्रधानमंत्री मोदी की एक वर्चुअल रैली भी होगी। ओडिशा बैडमिंटन ओपन जीतने वाली उन्नति हुडा का हरियाणा के रोहतक में उनके घर पर जोरदार स्वागत किया गया। 14 साल की उन्नति हुडा ये सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया फिर साइकिल चलाकर संसद भवन पहुंचे। साथ ही उन्होंने लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली ढेर कर दिए। इन नक्सलियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। कानपुर वाले वीडियो पर राहुल गांधी घिर गए। असल में वहां के 2 लोग जो रिश्ते में चाचा भतीजे बताए गए, उनका यह वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसे राहुल गांधी ने शेयर करते हुए हिंदुत्ववादियों पर निशाना साधा। और जिस वीडियो पर यह सियासी घमासान खड़ा हुआ वो बीजेपी के एक पार्षद का बताया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा एक बुजुर्ग का स्वेटर पकड़े हुए दिखाई दिए। वीडियो में बीजेपी पार्षद और बुजुर्ग आपस में बहस करते हुए नजर आए। हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है। आप लोग समझाएंगे। कानपुर के इस वीडियो को किसी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा तो राहुल गांधी ने भी उसे ट्विटर पर शेयर किया और हिंदुत्ववादियों की राजनीति को गुंडागर्दी से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन हिंदुत्ववादियों को घेरने की अपनी इस कोशिश में राहुल गांधी खुद घिर गए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं और आपस में मजाक कर रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी के वायरल वीडियो शेयर करने के बाद उसमें दिख रहे दोनों लोग भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि वीडियो के बारे में जो बातें कही गई उनमें सच्चाई नहीं है। और बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने तो यह दावा तक कर दिया कि जिस बुजुर्ग को धमकाने की बात कही जा रही है उनसे उनका पारिवारिक रिश्ता है। हमारा चाचा भतीजे का प्रेम है। आप लोगों को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि जो है इसको कोई राजनीतिकरण नहीं है। सिर्फ राघवेंद्र मिश्रा ही नहीं बल्कि वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग भूपेंद्र भदौरिया ने भी डराने धमकाने जैसी बातों से इनकार किया। हम लोग की हंसी मजाक चलती रहती है। चाचा भतीजे का ये रिश्ता हमारा बहुत, इनके पिताजी से हमारे अच्छे संबंध थे। बताया गया कि वीडियो में दिखाई दिए बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, जिनसे बीजेपी पार्षद मजाक में अपनी पार्टी में आने के लिए कह रहे थे। सौभाग्य की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब राहुल गांधी अपने किसी ट्वीट पर घिरे हों। इससे पहले पिछले साल अगस्त में उन्होंने दिल्ली की एक रेप पीड़ित के परिवार वालों के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की थी, जिस पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा था। बाद में ट्विटर ने खुद राहुल के उस ट्वीट को हटा दिया था। अब एक बार फिर वायरल वीडियो शेयर करने पर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से। राजस्थान सरकार के एक मंत्री को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया। एक मॉडल ने खुदकुशी की कोशिश की और उसी घटना की जांच करते करते पुलिस एक बड़े रैकेट तक पहुंच गई। यह बहुत बड़ा मामला है जिसमें कुछ लोगों ने एक योजना के तहत एक मॉडल को राजस्थान सरकार के एक बड़े मंत्री को फंसाने की नीयत से भेजा था। भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, इस गैंग ने कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने की फुल प्रूफ साजिश रची थी। पुलिस का कहना है कि पहले मॉडल के अश्लील वीडियो तैयार किए इस गैंग ने और फिर उसके बाद में मंत्री के पास जाने के लिए मजबूर किया। इरादा था मंत्री के साथ मॉडल की अश्लील तस्वीरें लेना, लेकिन ये प्लान तब फेल हो गया जब रामलाल जाट ने पहले रात में मिलने से इनकार किया और सुबह जो फाइल लेकर गए वो काम करने से मना कर दिया। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश हुई। आरोपों के मुताबिक एक मॉडल को ब्लैकमेल कर फंसाया गया और उसे इस मंत्री के पास जाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन भेद तब खुला जब परेशान होकर इस मॉडल ने खुदकुशी करने की कोशिश की और जोधपुर के एक होटल की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। 7वीं मंजिल से छलांग लगाने वाली मॉडल एक कार से टकराई और शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई। होटल के स्टाफ ने पुलिस को खबर दी और मॉडल को अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद मॉडल से पुलिस ने पूछताछ की और जो बातें सामने आई उन्हें सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सूत्रों के मुताबिक इस मॉडल ने पुलिस को बताया कि नहाते वक्त कुछ लोगों ने उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए
और फिर उसे ब्लैकमेल किया। आरोपियों ने उस पर राजस्थान सरकार में रेवेन्यू मंत्री रामलाल जाट को फंसाने का दबाव बनाया, लेकिन मंत्री को फंसाने का प्लान नाकाम हो गया, जिसके बाद मॉडल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। गुनगुन के बयान के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रचने का आरोप है। इनमें एक का नाम है अक्षत शर्मा, जो खुद को एक मीडिया संस्थान का ब्यूरो चीफ बताता है, जबकि दूसरी एक महिला है। दोनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अक्षत शर्मा इससे पहले भी ऐसे ही मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। ख्याति प्राप्त लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनके पास में, और वो किसी न किसी प्रकार से बातों के जाल में फंसा के लड़कियों को भेज के, लुभा के, रिझा के अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। आरोपियों ने मंत्री रामलाल जाट से देर रात भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन आरोपियों का प्लान तब नाकाम हो गया जब रामलाल जाट ने रात के वक्त मिलने से इनकार कर दिया। रात को 8 बजे करीब आई थी, इन्हीं के फोन आया था। मैं सर्किट हाउस था तो मैंने मना कर दिया, सुबह मिलने के लिए भेज देना, सुबह जन सुनवाई करता हूँ। पुलिस की जांच खत्म होने पर ही ये सामने आएगा कि आरोपियों की साजिश क्या थी, लेकिन माना जा रहा है कि ये जाल रामलाल जाट को सेक्स स्कैंडल में फंसाने के लिए रचा गया था। सौभाग्य की एक बात यह कि रामलाल जाट को फंसाकर आरोपी क्या काम करवाना चाहते थे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। मंत्री ने तो ये तक आशंका जताई कि ये साजिश राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की भी हो सकती है। इसीलिए पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने में पूरी ताकत झोंक दी है।